जब किसी भी चीज़ को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसकी डिग्री मिलती है, तो उसको सोशल रिकॉग्निशन जल्दी मिल जाता है और डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत पहले हो चुकी है, अब उसमें गति आ गई है। आज के इस इंटरव्यू में हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि डायरेक्ट सेलिंग पे कौन से नियम कानून एप्लीकेबल हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, सिंगापुर, थाईलैंड में डायरेक्ट सेलिंग को क्या है। तो ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक क्लिप बहुत वायरल हुई। एक यूथ बहुत मीठी आवाज़ बता रहा है कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है। उसी दिन से हमारा सपना था कि हम उनको बुलाएंगे और उनसे सीखेंगे, जानेंगे कि उन्होंने क्या सीखा है। फाइनली आज जो हमारे मेहमान हैं, जयपुर से पधारे हैं गोपालम सुल्तानिया। गोपालम, चैट विद सुरेंद्र वत्स में स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट आपका जो चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स, आई थिंक इंडिया में एक ही रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। इट्स आई कैन से इट्स अ वॉइस फॉर द डायरेक्ट सेलर्स, जहाँ पे हम सब लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और मेरे जैसे बहुत सारे गेस्ट को आप बुला के उन ऑडियंस तक आप वो चीज़ पहुँचा सकते हैं जो हर जने का अनुभव है। सो यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू। थैंक यू सो मच गोपालम। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है, बहुत सारी मेरी भी क्यूरियोसिटी है हमारे व्यूअर्स की तरह से। आपका हमने कमिंग सून का एक छोटा सा वीडियो डाला था जी, तो उसमें कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं, कुछ पढ़ता हूँ। युवा भारत, इन्होंने लिखा है, यूथ को नई दिशा देने वाले नए लीडर डॉक्टर गोपालम सर। दर्शन शर्मा ने लिखा है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन ए पीएचडी होल्डर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। गजब होने वाला है। थैंक यू। नरेश मीना ने लिखा है, यूथ आइकॉन। दिलीप कुमार ने लिखा है, आप आज के यूथ के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। सोहिला ने लिखा है, माई मेंटर। यूज़र आरबी ने लिखा है, वेलकम सर, जल्द आइएगा, आपका इंतज़ार था। और अभिषेक राय ने लिखा है, आपकी आवाज़ में बहुत मिठास है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सबका प्यार है और मैं बहुत बहुत दिल से आप सभी को शुक्रिया करता हूँ। थैंक्स वंस अगेन टू यू सर। थैंक यू सो मच। अपने बारे में बताइए गोपालम, कहाँ जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई, पीएचडी तो आपने किया, उससे पहले क्या क्या किया, और आपके कमिंग सून में हमने देखा कि आप डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। सर मेरा जन्म जयपुर में हुआ। बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। फादर जॉब में थे, एक अच्छी जॉब थी जयपुर में, बहुत एक स्टैब्लिश्ड फर्म है बिरलास की। वहाँ पे वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर, वो तीनों वहीं उसी फर्म में जॉब कर रहे थे। वंडरफुल। मतलब प्राइवेट फर्म में 3 पीढ़ियाँ। जी, और कह सकते हैं खून के अंदर ही वो आ गया था कि भी नौकरी ही करनी है। अच्छा। सो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली मेरी मदर, जो कि एक सिंपल हाउसवाइफ हैं, और उन्होंने अपने टाइम पे एमए इन म्यूज़िक किया। अच्छा। और उनका नाम है तारा सुल्तानिया। उन्होंने देखा वो घर में रहते हुए कुछ ना कुछ एक्टिव रोल प्ले करना चाह रहे थे कि घर में खाली नहीं बैठना। राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग की उनकी लाइफ में आई। उन्होंने इस डिसीज़न को ये सोच के किया कि कुछ नहीं होगा तो कुछ हाथ से जा नहीं रहा, करके तो देखते हैं, नुकसान नहीं है कोई। नुकसान नहीं है। और मेरी दादी ने उन्हें सपोर्ट किया कि बिल्कुल करना चाहिए। आई कम फ्रॉम अ टिपिकल मारवाड़ी फैमिली। अच्छा। और मारवाड़ी फैमिलीज़ में क्या होता है कि डॉटर इन लॉज और इनको ज़्यादा आगे घर से निकलने के लिए इतना पहले सपोर्ट नहीं होता था सर राजस्थान में कि आप घर संभालिए। बट दादी ने उस टाइम पे उन्हें सपोर्ट किया। शी टुक अ डिसीजन, और वहाँ से देखते ही देखते धीरे धीरे लाइफ में छोटे छोटे परिवर्तन आते गए। मैं हार्डली 5-6-7 साल का हूँगा, तब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे घर में चल रही है। अच्छा। तो मेरा बचपन उस लाइफस्टाइल को चेंज होते हुए गुजरा है। मैंने क्लोजली जॉब की लाइफ भी देखी है फादर की, मैंने क्लोजली डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ भी देखी है। मतलब बताते हैं उससे पहले फादर ने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी मेरे जन्म से पहले, और वहाँ पे बहुत भारी लॉस हुआ।
उसके बाद उन्होंने भी उसी फर्म को ज्वाइन किया जहाँ दादाजी थे। जी। सो अब जब मदर ने इस डिसीजन को लिया, करते हुए एक लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आया, और मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत बेहतर लगी कि हम लोग जो प्लानिंग करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर बच्चे प्लानिंग करते हैं कि भाई हम लोग शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, लेकिन जा कहाँ रहे होते हैं? नानी के ताल। क्योंकि वो बाद में मालूम चलता है बहुत अच्छा पैकेज है, ना रहने का लग रहा है ना खाने का लग रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद धीरे धीरे लाइफस्टाइल में आपको मालूम है हर कंपनी के कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। जी। तो इसमें अब कभी हम लोग अफ्रीका जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी हांगकांग जा रहे हैं, तो एक लाइफ आप समझिए मेरे जैसे और भी जो बहुत सारे युवा अगर आज सुन रहे हैं, तो उन लोगों की एक ड्रीम होती है कि हम लोग भी कुछ लाइफ में ट्रैवल करें और देश विदेश घूमें और लाइफस्टाइल एंजॉय करें। तो वो फ़र्क मैं देख पा रहा था, और वहाँ से फादर ने डिसीज़न लिया। उन्होंने वो जो 3 पीढ़ी से जो नौकरी कर रहे थे उसको क्विट करके वॉलंटरी रिज़ाइन किया, और वो भी इस बिज़नेस में आए। मदर के साथ पे उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट यस। राइट। और उसके बाद में मेरे पे कभी प्रेशर नहीं था कि आपको करियर में क्या करना है। नॉर्मली सुरेंद्र सर जॉब क्लास फैमिली में बचपन से इनडायरेक्टली कह दीजिए ऐसा समझाया जाता है कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, जी। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी। सो मैंने अजमेर रीजन टॉप किया था। अच्छा। सीबीएसई में 10th में मैथ्स में 100 on 100 थे, साइंस में 97 on 100 थे, तो मेरिट लिस्ट बनती है हर साल, तो उसमें मेरा नाम आया था। ग्रेट। फिर 12th में मैंने साइंस ली थी, और वहीं पे डिसाइड किया कि लॉ के अंदर जाते हैं, क्योंकि पहले ये था कि आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, क्योंकि वो अच्छी स्ट्रीम्स ऑप्शंस थे। जी। लेकिन जब अब लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आया, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, सो आई टुक अ डिसीजन कि मैं लॉ करूँगा। और वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 3 में मैं रहा, मेडल अचीव किया, अच्छा। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करूँगा आफ्टर लो। आफ्टर लॉ। Right. मतलब कॉलेज के साथ साथ ही मैंने करना स्टार्ट किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके घर में कोई कर रहा है तो आप वो माहौल में रहते हैं तो आप सीख जाते हैं। जी। और फाइनल ईयर के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर बनाना स्टार्ट किया, और साथ के साथ एकेडमिक्स में मैं जुड़ा रहा। सो फिर अभी तक मुझे मॉम डैड फॉरेन ट्रिप्स पे लेके जाते थे, तो मुझे मौका मिला, स्पेन इटली फ्रांस का ट्रिप मिला था। तो अच्छा। पहला मौका था जहाँ पे मैं मेरी मदर को लेके जा रहा था कि क्या बात अब है। मैं लेके चलता हूँ आपको। वंडरफुल। सो ये एक जर्नी रही मेरी। सो फिर आपने लो के बाद में पीएचडी किया डायरेक्ट सेलिंग में, जी तो वो कैसे डिसीजन लिया आपने? सर, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें एकेडमिक्स को भी अगर साथ में रखें तो एलएलबी के बाद में इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाती है हमारे यहाँ एलएलएम, राइट। और फिर होती है पीएचडी। और मुझे ये लगा कि आज हम मार्केट में जब बताते हैं तो लोगों को एक एप्रीहेंशन रहता है, डाउट रहता है कि क्या इसमें करियर बना सकते हैं जी। कई, और उनका गलत भी नहीं है, क्योंकि हम इंडिया का हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज आई और फटाफट पैसा लेके चली भी गई, गायब हो गई, दे वेंट आउट इन दी थिन एयर। सो आई डिसाइडेड कि कुछ ना कुछ तो लॉ में लैकुना होगा, वरना क्यों नहीं उनको राइट फ्रॉम द इंसेप्शन उनको हम लोग रेडार में ले लेते हैं। राइट। सो उस लैकुना को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सोचा कि इसमें पीएचडी करते हैं, फर्दर रिसर्च करते हैं, और वहाँ से वो एक थॉट से मेरा पीएचडी करने का इंसेप्शन या स्टार्टिंग हुई। सब्जेक्ट क्या चुना आपने? पीएचडी का मेरा टॉपिक था सर नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी विद यूएसए, यूके, सिंगापुर एंड थाईलैंड। वाओ, इंटरेस्टिंग। जी तो अगर आपकी जो लर्निंग रही, तीसरे आपने बहुत कुछ रिसर्च किया होगा, उसको अगर हम लोग सम अप करना चाहें 2-4-5 पॉइंट्स में, तो क्या कंपैरिजन निकाला आपने? सर, मेरी कंपैरिजन में ये आया कि अगर किसी इंडस्ट्री को ग्रो करना है किसी भी देश में, जी। तो सबसे पहले उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ के कानून की व्यवस्था से। राइट। वहाँ पे प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होगा तो वो इंडस्ट्री ग्रो कर सकेगी, क्योंकि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके कंज्यूमर्स हैं,
उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि ये इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड है हमारी सरकार के द्वारा, और हमें प्रोटेक्शन मिलेगी अगर हमसे हमारे साथ कुछ गलत होता है। राइट। और जो मैन्युफैक्चरर या फिर जो उसका एंटिटी है, उसको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जहाँ पे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। सो मेरी रिसर्च में ये निकल के आया दैट यूएसए, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सब में प्रॉपर लॉज हैं, और उन लॉज की वजह से ही वहाँ पे इनका टर्नओवर बहुत अच्छा है। अगर एक छोटे से आंकड़े की मैं आपसे बात करूँ, प्लीज। यूएसए में पूरी आबादी का लगभग 5% आदमी डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा। वहीं भारत की बात करें तो ये आंकड़ा रह जाता है 0.5%। अब आप सोच के देखिए, 0.5% और 5% में बहुत फर्क है, जबकि इंडिया एक सेकंड पॉपुलस कंट्री पूरी दुनिया की है। सो वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे लॉज हैं जो लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हाँ, इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं या एक इनकम ले सकते हैं। सो यही चीज़ अगर यहाँ पर आए तो ये आंकड़ा 0.5 से जिस दिन 5% भी आ गया तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। गोपालम, जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस का जिक्र जरूर आता है, वहीं से ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। यूएस में जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो नियम कानून है, लो है, उस पे अलग से लो है या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या है यूएस में? सर यूएस क्योंकि एक फेडरल कंट्री है, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पे हर स्टेट को आज़ादी है अपने खुद के लॉज बना सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे अधिकतर हर स्टेट्स के अपने खुद के लॉज हैं। वहाँ पे कॉमन लॉ है जिसे बोलते हैं एंटी पिरामिड स्टैट्यूट। अच्छा। एंटी पिरामिड, पिरामिड मीन्स जैसे कि आप समझते हैं कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर या पिरामिड सेलिंग जहाँ पे ऊपर एक है फिर नीचे ऐसे बनता चला जाता जी, और वहाँ पे उसको रोकने के लिए उन्होंने एक लॉ बना रखा है कि आप पिरामिड नहीं बनाएंगे। है। अच्छा। लेकिन हर स्टेट ने एमएलएम, क्योंकि एक लेजिटिमेट बिजनेस है, उसको पिरामिड से अलग करने के लिए अपने अपने लॉज बना रखे हैं। अच्छा। तो कुछ नियम शर्तें बना रखी हैं कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप पिरामिड वाली स्कीम में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। यूएस में एक बॉडी है जिसे अपन बोलते हैं फेडरल ट्रेड कमीशन, एफटीसी। जी। वो बहुत एक्टिव बॉडी है, वो कंज्यूमर प्रो कंज्यूमर है वो। सो वो चेक करती रहती है कि मार्केट में कोई पिरामिड स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स तो कोई प्रोलिफरेट नहीं कर रही है, तो वो उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेती है। तो यूएस में कई लैंडमार्क डिसीजंस के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी आए जिनसे ये तय हो सके कि कौन सी एमएलएम जेन्युइन कहलाएगी और कौन सी पिरामिड स्कीम्स के। राइट। वो चीज़ रहती है सर। अगर हम लोग यूएस का आपने बताया, यूके आपने किया, सिंगापुर और थाईलैंड, उसमें भी ये दोनों कंडीशंस हैं या कुछ चेंज है? सर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा। और सिंगापुर हमारी और थाईलैंड, ये दोनों हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। राइट राइट। तो मेरा कारण यही था, जो मेरे रिसर्च गाइड थे उन्होंने बोला एशिया से भी कोई कंट्री को पिक कीजिए जिससे कि हम उसको रेलेवेंसी दिखा सके कि सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं हो रहा है, हमारे नेबर्स भी लॉ लेके उस पर वर्क कर रहे हैं। राइट राइट राइट। दैट्स ग्रेट। इंडिया में की अगर हम बातचीत करें गोपालम, अभी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं, डीएस रूल्स 2021। उनमें अगर मोटी मोटी चीज़ एक डायरेक्ट सेलर अगर समझना चाहे कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 क्या हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है पहला तो आपका, और इंडियन गवर्नमेंट की हमें तारीफ करनी चाहिए कि इन्होंने इस रूल्स को पास किया। हमें इसका पहले ओरिजिन समझते हैं, ये आया कैसे। जी। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी जेन्युइन एमएलएम भी कोई कर रहा है तो इंडिया में एक कानून है 1970s के आसपास का बना हुआ है जिससे हम बोलते हैं प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। उसमें पूरे के पूरे मनी सर्कुलेशंस को और आपकी जितनी भी ये सारी स्कीम्स हैं उन सबको ब्लैंकेटली बैन कर दिया गया। अब क्योंकि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी हम लोग आगे मेंबर्स बनाते हैं, वो मेंबर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पर आपको कमीशन आता है। उन्होंने बोला कि ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी सर्कुलेशन या पिरामिड सेलिंग है। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या इसे हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस माने
या इसे हम पिरामिड सेलिंग में माने या मनी सर्कुलेशन में, तो वो कई बार हैरेसमेंट हो जाता था एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलर के ऊपर। कई बार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ के सीईओ को बीच में, आपने देखा होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक इस्टेब्लिश कंपनी के सीईओ को उन्होंने जेल में जी भेज दिया। सो ये एक बहुत बड़ा लैकुना था और इसकी नीड बहुत टाइम से फील हो रही थी। फाइनली 2019 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उससे पहले गाइडलाइंस आई थी 2016 में, वो एक मॉडल गाइडलाइंस थी, लेकिन फिर एक केस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में और वहाँ पे जज ने ये बोला कि ये गाइडलाइंस इन्फोर्सिबल नहीं है, ये वॉलंटरी मॉडल गाइडलाइंस है। तो 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ और पहली बार सेक्शन 2 क्लॉज 13 में डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन किया गया कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या। और देखिए, अब बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के, इन्होंने बताया डायरेक्ट सेलिंग मतलब एक ऐसा व्यापार जहाँ पे परमानेंट रिटेल स्टोर से ना करके आप कहीं और से करते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट सेलिंग मानेंगे। जी यानी कि एक आदमी जो आपके घर पे आके कोई सामान बेचता है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। जी तो जरूरी नहीं है कि MLM डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बहुत प्रकार की होती है, उनमें से एक प्रकार MLM भी है। राइट। फिर इन्होंने एक स्टेप आगे लेके गए, इन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही एक प्रोविजन था कि ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सरकार कोई और ऑर्डर्स भी फ्यूचर में निकाल सकती। और दिसंबर 2021 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स निकाल दिए जी जो कि डायरेक्ट सेलिंग को पूरी मान्यता देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। उन्होंने एक्सप्लेन किया डायरेक्ट सेलर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई उसके अंदर। तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप है सरकार की तरफ से हम सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए कि हम लोग अब यहाँ से कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं कि यस, इट इज़ अ लेजिटिमेट बिजनेस और इसमें फ्यूचर अंधकार में नहीं है, इसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव लॉ है सर, और इसमें अभी और चेंजेस मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, अभी तो 1 जून 2023 में ही अमेंडमेंट्स आ गए। एक्चुअली जब रूल्स आए थे तो उसमें एक डेफिनेशन मिसिंग थी, वो आ गई है। और भी बहुत सारी, चूँकि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़ा हूँ तो गवर्नमेंट से रेगुलर हम लोग डायलॉग करते रहते हैं। तो हमारी और भी कुछ डिमांड है कि भी रूल्स में आप ये भी ले गए ताकि कहीं ना कहीं जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में बहुत महंगे प्रोडक्ट बेच देती हैं, ओवर प्राइस्ड रहते हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक एक लिमिट होनी चाहिए। राइट। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अमेंडमेंट्स तो आते ही रहते हैं, तो दैट्स गुड। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का आना इंडस्ट्री के फ्यूचर्स को कितना रिलेट करता है? और दूसरा, कानून की भाषा में अगर हम समझें, आपने LLB भी किया हुआ है, आपने PhD भी किया हुआ है, क्या एक डायरेक्ट सेलर खुल के डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है? या यूँ कहूँ मैं, क्या एक यूथ डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर कर सकता है खुल के, बिल्कुल बिंदास होकर? सर मेरा सवाल है, क्यों नहीं कर सकता? आज क्या चीज़ यूथ को रोक रही है? नहीं, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है गोपालम, क्योंकि पहले जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, एक बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी, उसके MD को हैरेस कर लिया गया था। बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, मार्केट में एक्टिविटी है। कुछ एग्जांपल होते हैं कि यार वो कंपनी आई थी, भाग के चली गई, या तो वो वैसे एग्जांपल बहुत सारे हैं जी। तो इसलिए वो डर पैदा होता है कि यार मैं इसको करूं या नहीं करूं, इस पे कैरियर बन सकता है नहीं बन सकता है। उस नाते में ये प्रश्न पूछ। मैं समझ गया सर। आप देखिए, हर व्यक्ति को सबसे पहले एक खुद का, कोई भी इंडस्ट्री में जुड़ने से पहले, कोई भी कंपनी में जुड़ने से पहले कुछ बेसिक मापदंड को देख ले कि वो फुलफिल कर रही है। राइट। भारत सरकार का भी इस गाइडलाइन और इस रूल्स को लाने के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि कोई गलत कंपनियां मार्केट में प्रोलिफरेट ना करें। राइट। और इंटरनेशनली भी आप देखेंगे एक मापदंड सेट है और भारत सरकार भी उन्हीं को लाने की कोशिश कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर को अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, आप देखिए, मैं बहुत सिंपल देसी लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर एक माँ बाप को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है कोई स्कूल में, जी। तो वो स्कूल के बारे में पूरी जानकारी लेता है। बच्चा कॉलेज से
में एडमिशन के टाइम पे वो पता करता है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, मुझे फ्यूचर क्या होगा। यहाँ पे हम शादी करने जाते हैं, रिश्ता लेके जाते हैं, तो हम पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई खानदान कैसा है, क्या कारण है सर, क्योंकि वहाँ पे हमारा फ्यूचर इन्वॉल्व। वेरी ट्रू। आप जब करियर बनाने आ रहे हैं तब वो बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करते हैं कि वो कंपनी क्या करती है, पैसा किस चीज़ के ऊपर बांट रही है। तो जो मापदंड है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वो पहला मापदंड ये है कि आपको जो पैसा बटना चाहिए वो प्रोडक्ट की सेल्स पे बटना चाहिए। अच्छा। दूसरा, पैसा रिक्रूटमेंट में नहीं आना चाहिए कि आप दो को लाओ और उस पर आपको पैसा मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। प्योरली प्रोडक्ट बिका, उसके ऊपर कमीशन आना चाहिए। और ये मापदंड सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है, इंटरनेशनली हर देश में ये दो चीज़ें तो आपको कॉमन मिलेंगी ही। राइट। तो अगर आपकी कोई भी यूथ अगर कोई कंपनी में जुड़ने जा रहा है और अगर वो इन दो मापदंडों को देखता है तो डेफिनेटली वो कंपनी में वो एक अपना काम स्टार्ट करके एक जीवन का, एक आय का सोर्स स्टार्ट कर सकता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी है बशर्ते कि कंपनी को चेक किया जाए। यस। दो पैरामीटर्स तो आपने बताए। और अगर हम लोग बिल्कुल एक गांव का व्यक्ति, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करना है, क्या और देखे वो? सर मैं आपको एक केस से बताता हूँ, यूएस का ही केस था। प्लीज। एक फेमस केस बर्न लाउंज के नाम से केस है। राइट। ये कंपनी क्या करती थी, ये गाने बेचती थी, अच्छा। ट्रैक्स। उस जमाने में हम बात करें 90s के ज़माने की, तो वो केस भी रिसेंट वैसे हुआ था। मतलब वो गाने थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से सेल अब करते थे? कॉन्सेप्ट क्या था उनका कि आपका कोई सिंगर का कोई गाना है, सॉन्ग है, राइट। तो वो आप सॉन्ग खरीदते हो तो आपको पर सॉन्ग पे करना पड़ेगा। और अगर आप उनके बिजनेस पार्टनर बनते हो, एजेंट बनते हो, तो आपको एक पेज मिल जाएगा, वेबसाइट पेज मिल जाएगा। आपका कंज्यूमर उस पेज पे आएगा, गाना सिलेक्ट करेगा, गाने का पेमेंट देगा और गाना कंज्यूमर को मिल गया और आपको उसके ऊपर वो कंपनी कमीशन दे देगी। राइट। लेकिन उस पेज मिलने के लिए या आपको एजेंट बनने के लिए कंपनी को पहले आपको एक मोटा अमाउंट देना पड़ता था अच्छा। एज अ बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। राइट। तो कंपनी के दो ऑप्शंस थे, आप गाना लेके कंज्यूमर बन के आप खुश रह सकते हैं, या आप हमारे बिजनेस पार्टनर बन के आगे गाना सेल कर सकते हैं। और आप बिजनेस पार्टनर बने तो आप फ्यूचर में और बिजनेस पार्टनर्स भी बना सकते हैं और उनकी सेल पे भी आपको कमीशन आएगा। ये एग्जैक्टली MLM मॉडल उन्होंने लागू किया। राइट। अब एक मामला कोर्ट में गया, यूएस कोर्ट की बात है। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने बोला एक काम करते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिक रहा है, गाना तो बिक रहा है, देयर इज अ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट की सेल से और कमीशन उसी पे दे रहे हैं, तो क्या पिरामिड सेलिंग है या MLM है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो कोर्ट ने इंटरेस्टिंगली बोला कि काम करते हैं, आप कोई भी कमीशन नहीं बांटेंगे, आप जो भी कंज्यूमर आ रहा है वो गाने का पैसा देगा, लेकिन आप अपने एजेंट को कमीशन नहीं देंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, उसकी इस महीने की सेल उस कंपनी की लगभग $5 लाख। जैसे ही डिसीजन आया कि हम एजेंट्स को कमीशन नहीं देंगे, उसकी सेल घट के रह गई $10,000। 5 लाख से 10,000। अच्छा। $5 लाख से $10,000 पे इतनी जबरदस्त गिरावट। कोर्ट ने बोला कि सेल्स इसलिए घटी क्योंकि अब आप कमीशन नहीं बांट रहे हैं, यानी कि लोग सिर्फ इस लालच में आपका प्रोडक्ट खरीद रहे थे कि उन्हें पैसा कमाने का जरिया मिल जाएगा। इसलिए ये हमारी नज़रों में पिरामिड सेलिंग है और उन्होंने उसको बंद करने की एक एक्शन प्रारंभ किया। इससे एक जो सीख मिली कि अगर आपका बिजनेस में एंटर होने का उद्देश्य एक तो पैसा कमाना तो है, लेकिन अगर आपको कमीशन सिर्फ इस बात का मिल रहा है कि आप लोगों को जोड़ के पैसा कमा रहे हैं, या लोग सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि मुझे पैसा कमाने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक पिरामिड सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट में आप जा रहे हैं। सो इसको एक नाम दिया गया सर इस कॉन्सेप्ट को कि आपका प्रोडक्ट अगर लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी खरीदने को तैयार हैं विदाउट एन अपॉर्चुनिटी, विदाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी।
तो एक मोटा तरीका ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जिस कंपनी से आप जुड़ रहे हैं तो इसमें सोचे कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे मार्केट से मिले, इसी दाम पे मिले तो मैं लेना चाहूँगा, अगर लगे कि लेना चाहूँगा तो फिर जुड़ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं तो एक मोटा पैरामीटर Yes. आपने बता दिया। मेरे पास बहुत सारे प्रश्नों की लिस्ट है गोपालम, कुछ प्रश्न लेता हूँ। इसपाल खजूरिया का प्रश्न है, इस इंडस्ट्री में यूथ मार्केट को कैसे टारगेट करें? सर हर इंडस्ट्री में हमें नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। Right. आज मैं भी अपने आप को यूथ ही मानता हूँ, और सबकी यूथ का आजकल जो ट्रेंड आया है दैट इज़ हर जने को एक लाइफस्टाइल चाहिए। दे वांट टू ट्रैवल ओवरसीज, दे वांट टू ड्राइव देयर ओन कार्स, दे वांट टू हैव अ गुड बैंक बैलेंस, एंड इम्पोर्टेंटली वो टाइम के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। तो अगर आप यूथ को वो चीज़ दिखा सकें, मैंने मेरी थीसिस में बताई इस इंडस्ट्री के एडवांटेजेस अगर आप देखें तो एक लो कॉस्ट स्टार्टअप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है, और लिमिट की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर। आज हमारी इंडस्ट्री में 10 लाख महीना भी कमाने वाले लोग मिलेंगे, इस इंडस्ट्री में रोल्स रॉयस लिए हुए लोग भी मिलेंगे। तो इस इंडस्ट्री प्रूवन है। तो यूथ को अगर हम वो लाइफस्टाइल दिखा सकें और एक एंटरप्रेन्योर बनने का हम उन्हें एक जरिया दिखा सकें तो डेफिनेटली यूथ विल बी विद यू। आई थिंक यूथ को कोई नहीं रोक सकता इस इंडस्ट्री में, एंड दे आर द फ्यूचर। दैट्स ग्रेट। एक बहुत रिलीवेंट क्वेश्चन है स्पेशली आज के टाइम के लिए। रथवा चेतन ने पूछा है, क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर है क्या हमारा सर? सर मैं क्या बोलूँ आपको इस टॉपिक पे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट अभी तक इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। बाय द गवर्नमेंट। इनफैक्ट इंटरनेशनली भी बहुत सारी कंट्रीज में तो आउटराइटली कुछ कंट्रीज ने तो क्रिप्टो को रिकग्नाइज करने से मना कर दिया है। सो इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा अभी इट इज़ नॉट क्लियर। एंड सेकेंडली क्रिप्टो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं। आज एक कप है, कोई कंपनी कप बेचती है और उसके ऊपर मुझे कमीशन आता है, इट इज़ अ टेंजिबल प्रोडक्ट। मैंने पैसा दिया, बदले में कप मेरे हाथ में आया, राइट। शेयर मार्केट में जिस कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ वो कंपनी कुछ प्रोडक्ट बेच रही है। टाटा स्टील का शेयर खरीदा मैंने तो वो स्टील बना के बेच रही है, उसकी डिमांड होगी तो शेयर के दाम बढ़ेंगे। क्रिप्टो का टेंजिबल प्रोडक्ट क्या है मार्केट में, वो मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं भी अभी तक जी। और क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसको ग्रे जोन में रख रखा है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट खुद की अभी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। सो इसमें क्या फ्यूचर होगा, द लॉ इज साइलेंट ऑन इट, ग्रे जोन में है अभी। तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि इसमें अभी मेरा रुझाव तो इस तरफ नहीं है, और ना मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि आप अभी क्रिप्टो की तरफ जाएं। अगर फ्यूचर बनाना है कॉन्फिडेंटली, डायरेक्ट सेलिंग विद अ प्रोडक्ट बेस्ड प्लान्स, दे आर द बेस्ट आउट इन द वर्ल्ड। दैट्स ग्रेट, फेयर इनफ। थैंक यू सो मच गोपालम जी। लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ योगेश प्रताप पांडे का। सर यहाँ तो अनपढ़ भी सक्सेस हो जाते हैं, फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग में ही डॉक्टरेट करने की क्यों सोची? बहुत अच्छा सवाल है इनका, काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है और मेरा जुनून है, क्योंकि मैंने अपने घर में बचपन से इस इंडस्ट्री को फील किया है। इस इंडस्ट्री की वजह से मेरी लाइफ, मेरे परिवार की लाइफ और हज़ारों लोगों की लाइफ बदली है। और अगर इस इंडस्ट्री में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो वो मेरा एक छोटा सा योगदान है, एक पॉजिटिव वेव लाने का देश के अंदर और उसे एक अच्छे लेवल तक लेके जाने का। इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कंपनीज बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स देती हैं, कॉरपोरेट्स में ट्रेनिंग्स के लिए बहुत पैसा कॉरपोरेट्स खर्च करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप स्किल बाय डिफ़ॉल्ट सीख जाते हो। Right. तो आपको यहाँ फॉर्मल ट्रेनिंग एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ पैशन जो मुझे लैकुना लग रहा था लॉ के अंदर, तो वो मैंने पूरा करने के लिए मैंने स्टडी को किया। दैट्स ग्रेट। और अगर लेना चाहें, साथ में लेना चाहें तो आजकल ऑप्शंस हैं। सोलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने अभी रिसेंटली, कभी अभी अगस्त से ही वो स्टार्ट करने जा रही है PhD BBA इन डायरेक्ट सेलिंग एंड MBA इन डायरेक्ट सेलिंग। ओके, सो वो एक ऑप्शन है। और अच्छी बात क्या है कि उन्होंने उसके लिए इसको
डिस्टेंस लर्निंग है ये, हाँ। आप घर बैठ के वो एजुकेशन सारी की सारी ले सकते हैं। तो एक क्या बोलेंगे उसको, एक थ्योरिकल एजुकेशन मिल जाएगी और प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई करेंगे, शायद रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिल जाए। दैट्स ग्रेट गोपालम, आपने बहुत सारे युवाओं के लिए स्पेशली उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है और पीएचडी करके जो आपने निकाला है, आपका जो थीसिस है। हम लोग एक चीज़ और चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? हाँ सर। हाँ, तो वो थोड़ा और एक्टिविटी को थोड़ा और बढ़ाइए और स्पेशली जो आपने रिसर्च किया है जी। उस रिसर्च को हमारे बीच में लेके आइए। हमारे पास चूँकि समय की लिमिटेशन रहती है, जी। फिर किसी इंटरव्यू में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे स्पेशली आपके थीसिस के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, मैं रिसेंटली अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। जो मेरी थीसिस है उसी के ऊपर मैं एक बहुत जल्द एक बुक लेके आने वाला हूँ, अच्छा, वाह! जिससे कि हम लोग जो कॉमन इंसान हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के नियम कायदे और इसके रिलेटेड केसेस और जो मेरी थीसिस में रिसर्च सामने आई उस चीज़ को एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वे में मैं एक बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी मैन्युस्क्रिप्ट चल रही चलो इसी चैनल पे लॉन्च करेंगे उसको अच्छे से। है। तो सर चलिए, दिल की गहराई से गोपालम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये आपने काम किया है इसको भी मैं मानता हूँ कि ये भी एक प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग की आपने एक सेवा की है, एक प्रकार से एग्जाम्पल क्रिएट करके। एकेडमिक एजुकेशन एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, और सोशल रिकॉग्निशन के लिए एकेडमिक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। सो आप जैसे कुछ युवा आगे आ रहे हैं, सो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप भी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। जिन आपने ये चैनल स्टार्ट करके आज मेरे ख्याल से गांव-गांव के हर व्यक्ति तक आपकी बात पहुंच पा रही है उन तमाम डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू। तो आप भी एक सेवक ही हैं इस इंडस्ट्री के। सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल। थैंक यू गोपालम, थैंक यू। सो ये थे गोपालम सुल्तानिया, जयपुर राजस्थान से, पीएचडी किया है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारा अनुभव हमारे साथ में शेयर किया। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।